चलिए, दैट्स योर चॉइस। सर देख लीजिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई बात, करते हैं इसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 है। वो सारी एडजस्टमेंट्स हैं, कोई नहीं है। स्टैंडर्ड तरीका फॉलो कर रहे हैं, इसी तरीके को फॉलो करिएगा आप एग्जाम में, एंड आपका आंसर कंफर्टेबली हो जाएगा, ठीक। अपने पेज को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। आप पहले ऑपरेटिंग लिखेंगे, उसका स्केलेटन बनाएंगे, इन्वेस्टिंग का स्केलेटन बनाएंगे, फाइनेंसिंग का बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ऐसे कर दिया। और वही हमारा जो तरीका क्वेश्चन करने का, ऐसे ही रुपीस, रुपीस और पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर से चलते हैं इस तरफ, यहाँ भी सेम, सेम, रुपीस है, पर्टिकुलर्स है। और स्केलेटन बनाइए फटाफट से, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, जल्दी से। पूरे, और जो अप्रोच आपको बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन वैसे कर लेना, देन यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस वे। काफी आपको आसानी होगी करने में। यहाँ हम जानते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर हम लोगों ने ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वर्किंग नोट लिख देना यहाँ पर, वर्किंग नोट में जाके देखेंगे हम उसको। और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, प्लस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, 4 लाइन की जगह छोड़ दी, माइनस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, 4 लाइन की जगह छोड़ दी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डैश 4 लाइन की जगह छोड़ दी, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, सीए, ये सीएल, ये, ऐसा ना करें। अरे यार तुम स्कूल छोड़ दो, तुम पेपर चेक करेंगे फिर दिक्कत होगी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसे करके। फिर यहां बोलेंगे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स, बस खाली छोड़ दें। विल गो हियर बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अंडरलाइन कर देंगे, स्पेस दे देंगे थोड़ा नीचे यहाँ पर, सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरा स्पेस छोड़ के। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर, यहाँ लिख के, यहाँ पर, यहाँ नेट में डैश छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज में से कुछ भी हो सकता है, डैश इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसे कर दिया। और यहाँ लिखा हमने क्या, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। अब सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन में पढ़ के ये कर लीजिए कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे बताइए, व्हाट इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू, कैन एनीबॉडी टेल मी इन क्वेश्चन नंबर 55। करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, क्या 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 है आपके पास, करंट इन्वेस्टमेंट्स, बताइए कितने के, 20,000। की कौर में तुम ये सानी गलत बताते हो, 50,000। प्रीवियस ईयर को बोलते हैं ओपनिंग, प्रीवियस ईयर को ओपनिंग बोलते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000, 20,000 डैश विल कीप 70,000 हियर, डैश। और फिर साथ साथ क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, अंडरलाइन कर दिया। फिर से लिखा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट बताइए कितने का है क्लोजिंग में, 90,000। और कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना है, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स
दैट इज 80,000। तो ये टोटल कितना होना चाहिए? 170 होना चाहिए। अब मुझे बताइए भाई, ये 70, ये 170, तो ऊपर कितना होना चाहिए? 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। और 1 लाख पॉजिटिव है तो क्या लिखूंगा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो गए फ्री के एक नंबर। वरना मुझे क्या करना पड़ता? ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का टोटल करके 1 लाख निकलता ना। हमने पहले निकाल लिया। तो एक नंबर तो मिल ही जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। ठीक है, कोई मुश्किल काम है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिखना कोई मुश्किल काम है? दैट्स द इजीएस्ट टास्क। अब मेरे पास पूरा स्केलेटन बना हुआ है। अब मैं क्या, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूरा स्केलेटन बना हुआ है। अब मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स उठाऊंगा, उनको डालूंगा, बाद में पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक? तो अगर सबने ये नोट कर लिया देन आई विल प्रोसीड फर्दर। हाँ ना, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए तो उसे। चलिए, पहला एडजस्टमेंट आपसे बोला गया कि, पहले एडजस्टमेंट में आपसे बोल रहा है कि प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कोई प्रपोज डिविडेंड है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस पे देखिए भाई, प्रेफरेंस शेयर कितने के दिख रहे हैं आपको? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? 3 लाख से 2 लाख हो चुके हैं। तो ओपनिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 30,000। क्लोजिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 20,000। हम कौन सा वाला लेके चलें? 30,000 वाला लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अंडरलाइन करके, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डैश कर देंगे, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। भाई कितने का प्रेफरेंस डिविडेंड है बताइए? 30,000 का। इज दैट ओके? वहां जुड़ना है। और फाइनेंसिंग में जाके, यहाँ फाइनेंसिंग में, यहाँ यहाँ जाके थोड़ा स्पेस करके माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का कर देंगे? 30,000 का, ब्रैकेट में। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। तो हम इक्विटी लिखते, तब हम इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लिखते हैं ना। ठीक है, अब लगे हाथ हमने ये कर लिया तो इक्विटी प्रेफरेंस को भी निपटा ही लो। ऐसे लिखा है कोई प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई डिविडेंड? अब इक्विटी अगर प्रेफरेंस हमने टच कर लिया है तो चलो इक्विटी और प्रेफरेंस को भी टच कर ही लेते हैं। बेटा पहले मैं आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 के विद रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्विटी शेयर की वैल्यू 3 लाख से 5 लाख बढ़ के क्या करूंगा? तो लिख दूंगा प्लस इक्विटी शेयर्स। क्या इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं? देख लो कहीं लिखा है कुछ? लिखा है कुछ इक्विटी शेयर प्रीमियम डिवेंचर, ऐसा कुछ लिखा है कहीं? फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो चलिए, इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2 लाख रुपया होगी। प्लस क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स, वो कितना है भाई बताइए? 5%। इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं भाई, शेयर कैपिटल के अंदर। मैंने जब इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड लिए, मैंने साथ साथ इक्विटी और प्रेफरेंस की वैल्यू को भी उठा लेना है। करते चलें पूरा का पूरा, एक डिविडेंड से, एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे आइटम को साथ साथ लेके चलिए। मैं देख रहा हूँ नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर की वैल्यू 3 से 5 लाख हो गई। कितना बढ़ा? 2 लाख। 2 लाख पे प्रीमियम कितना है? 5%। तो हमने क्या कर दिया? 10,000 यहाँ जोड़ दिया। दिस इज फाइन विद यू? यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ गया। अच्छा, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या बैलेंस शीट में गिवन है? देखिए जरा। यस इट इज गिवन। पेज नंबर 4.126 पे जाइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का दिख रहा है जीरो से। दिख रहा है, इसका मतलब हमने वो ट्रीटमेंट कर लिया। ये एडजस्टमेंट नहीं थी। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट के अंदर ना दे रखा होता, तब मैं क्या करता? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके उसे माइनस भी करता। पर क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर अकाउंटेड है, तो ये एक ही जगह जाएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। ये इंफॉर्मेशन थी। 5% कैलकुलेट कर पा रहे हैं? 5% कैलकुलेट हो रहा है। डन। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 से रिलेटेड इक्विटी शेयर को हमने पूरा किया, और उसके साथ साथ हमने क्या किया? फ्रेश इक्विटी शेयर्स को भी हैंडल कर लिया प्रीमियम वाले पार्ट पे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वो, इंटरिम डिविडेंड 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर 31 दिसंबर 2022। याद है कल की क्लास में मैंने बताया था आपको?
डिविडेंड जब आप दे रहे हैं तो आपको ये देखना है कि डिविडेंड इशू की डेट तक कितने आपके पास इक्विटी शेयर्स थे। नए इक्विटी शेयर कब इशू हुए? 31 मार्च 2023 को। डिविडेंड कब दिया आपने? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को आपके पास इक्विटी शेयर कितने थे? सिर्फ 3 लाख थे भाई, 2 लाख थोड़ी थे। प्लीज अंडरस्टैंड। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 लिखा है इक्विटी शेयर्स 5 लाख, और कितना? 3 लाख, ये लिखा हुआ है। और आपका जो इंटरिम डिविडेंड आप दे रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड, वो कौन सी डेट को दे रहे हैं? 31 दिसंबर 2022 को दे रहे हो ना? इस डेट तक आपके इक्विटी शेयर कितने हैं ये बताइए मुझे। हाँ, 3 लाख। तो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पे कितना दिया जाएगा? 3 लाख का कितना परसेंट बोला क्वेश्चन में? 15%। कितना बनता है? 45,000 प्लस इंटरिम डिविडेंड कितने का बनेगा? 3 लाख का 15%, विच इज व्हाट? 45,000। और यहां भी इंटरिम डिविडेंड माइनस, हाँ, इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स कितना? 45,000। बोलिए, कोई दिक्कत इस बात पे? भाई, डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड को देने की डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक मेरे पास इक्विटी शेयर है 3 लाख। ये तो बढ़ गए ना। 5 लाख तो कब हुए? मार्च में हुए। 5 लाख कब हुए देखो, डेट क्या दे रखी है देखो जरा। 31 मार्च को। अगर वो कहता कि ये 5 लाख 1 दिसंबर को हो गए, और हम डिविडेंड दे रहे हैं 31 दिसंबर को, 1 दिसंबर पहले आया, 31 पहले आया, एक पहले आता तो हम 5 लाख भी देते। लेकिन अब क्या हुआ क्वेश्चन में? डिविडेंड को देने की डेट है 31 दिसंबर, और शेयर इशू होने की डेट है मार्च। कौन सा पहले आया? मार्च पहले या दिसंबर पहले? दिसंबर पहले आया। यानी कि बिफोर ये 3 से 5 होते, उससे पहले ही हमने डिविडेंड दे दिए। तो जब 31 दिसंबर की टाइम पीरियड आई तो हमारे पास इक्विटी शेयर सिर्फ 3 लाख थे, और 3 लाख पे डिविडेंड दे दिया। कितना परसेंट? 15%। कितना बना? 45,000। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगा। कहाँ चला गया? नॉन कैश, नॉन, इधर इधर इधर, यहाँ ऊपर प्लस। इंटरिम डिविडेंड ऊपर जुड़ा और फाइनेंसिंग से माइनस हुआ। जब आपने इक्विटी को डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस ने कौन सा कुछ बिगाड़ा है आपका भाई, बताइए? इंटरिम तो प्रेफरेंस को भी दिया जाएगा। और देखें जरा, प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख से 2 लाख हो गई। और प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर। अब डेट आ गई, देखिए। अब मुझे बताइए, 31 दिसंबर पहले, हाँ, उसी दिन दिया ना, और उसी दिन हमने रिडीम किया। तो आप कौन सी वैल्यू पे अब प्रेफरेंस देखिए, कितना कितना परसेंट प्रेफरेंस है भाई? 10% प्रेफरेंस, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 2 लाख की वैल्यू है, ये 3 लाख की वैल्यू है। अब मुझे बताइए, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो 3 से 2 लाख कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। और डिविडेंड कब डिक्लेयर हो रहा है? तो कितने पे देंगे? 3 लाख पे, 2 लाख पे? 3 लाख पे देंगे। उस दिन तक मेरे पास कितने थे? 3 लाख थे। उसके बाद, और सुनो, अगर ये 31 दिसंबर को रिडम्पशन हो रहा है तो इससे इफेक्ट अगले 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 डेट पे इफेक्ट आता है, उस डेट पे थोड़ी आता है। इस पर दिया जाएगा कितना? 3 लाख। कितना परसेंट? रेट दे रखा है कुछ? हाँ, हाँ, दे रखा है डेट। ना ना, वो तो प्रेफरेंस शेयर्स की डेट है। तो मुझे बताइए, जब प्रेफरेंस डिविडेंड देना भी है या नहीं देना, आप बताइए मुझे। पहले प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। इंटरिम डिविडेंड की रेट कंपनी डिसाइड करती है। प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट इशू के टाइम पे डिसाइड हो जाती है। ठीक है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड की कोई रेट नहीं होती है। कंपनी ने डिक्लेयर करा हम 15% इक्विटी डिविडेंड देंगे, लोगों ने कहा दे दीजिए, एजीएम में अप्रूव हो गया। प्रेफरेंस, अब हम बोल रहे हैं, हम तो वही लॉजिक लगा रहे हैं ना। इक्विटी पे अगर हमने प्रेफरेंस इंटरिम डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस पे भी देना चाहिए। प्रेफरेंस पे कितना देना चाहिए, कोई रेट है? हाँ, 10% दे रखा ना, तो हम कोई और स्पेसिफिक रेट ना लेके उसी को लेके चल सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा ठीक बनता नहीं। मतलब मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रेफरेंस की कितनी वैल्यू पे लगा लूँ डिविडेंड? कितना परसेंट बना? 30,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? एड इंटरिम डिविडेंड। ये कौन से का था? ये इक्विटी का था, इक्विटी का था। और ये प्रेफरेंस शेयर्स का। किसका? ये प्रेफरेंस शेयर्स का। गॉट इट? हाँ ना, बोलो भाई।
तो कितना हो जाएगा ये? 3 लाख का 15%, इट इज वही, सॉरी 10%, 30,000। 30,000 और यहाँ माइनस इंटरिम डिविडेंड, अभी देखेंगे ठीक है नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स पर कितना हो जाएगा बताइए? 30,000। अद्वैत का तुमने करा इस क्वेश्चन को पूरा? अच्छा ठीक है, दिस इज डन। चलो आगे चलते हैं। इक्विटी प्रेफरेंस के सारे पाप धो लिए हमने, बताइए। वी हैव डन एडजस्टमेंट नंबर 1, वी हैव डन एडजस्टमेंट नंबर 6, वी हैव डन एडजस्टमेंट नंबर 7, वी हैव डन एडजस्टमेंट नंबर 8। इन पे निशान लगा लीजिए, ये आपकी हो चुकी हैं। इज दैट ओके? हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कर लेते हैं हम यहाँ पर, माइनस रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स दैट विल डू 1 लाख। अबे प्लांट कहाँ से आ गया? इसमें कोई प्रीमियम और रिडम्पशन है? सर प्लांट एंड प्लांट का सर कोई डाउट चक्कर ही है। नहीं है। बोलिए। सर आपने 2 बार किधर रखा है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को? भाई एक बार तो प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिला वो नॉर्मल मिला। सर वो टेन रुक जा, परसेंट है, मतलब वो सेम नहीं शायद होगा शायद मतलब? नहीं, रुक जा, लगता है डबल हो गया मामला। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। ऊपर प्रपोज डिविडेंड था इसलिए डबल लिखा है। ऊपर प्रपोज डिविडेंड है क्वेश्चन में। पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। हेलो। यस सर। पहले एडजस्टमेंट प्रपोज डिविडेंड था, तो प्रपोज डिविडेंड तो दे दिया हमने, उससे पूछो क्या है। हाँ ये रहा, वही लिखा है यहाँ। हाँ, वो रिडम्पशन करके लिखा। भाई चेंज किया तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना, इंक्रीज इशू है प्लस डिक्रीज माइनस रिडम्पशन। हाँ जी। प्रपोज और डिविडेंड, हाँ देना पड़ा ना, क्योंकि हमारे कुछ, देखो, इंटरिम के बारे में तो बोल ही रखा था, प्रपोज के बारे में तो बता ही रखा था। इंटरिम पे हमने डेट के हिसाब से काम कर लिया। चलिए देखते हैं आगे चल के क्वेश्चन में कितना बनता है क्या नहीं बनता, हम ठीक चल रहे नहीं चल रहे हैं। अब हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 कर ली। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाइए। मशीन बुक वैल्यू 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। आओ भाई देखें क्वेश्चन में कहीं प्रपोज, कहीं आपके पास दिख रहा है कुछ? मशीनरी मशीनरी दिख रही है कहीं पर? ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और ये बिना प्रोविजन के है, तो हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। चलिए अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं यहाँ। मशीनरी अकाउंट देखिए जरा, क्या लिखा है? दिस इज मशीनरी अकाउंट। कोई बात नहीं, ये सारे सिखाए हुए हैं मशीनरी अकाउंट बनाना आपको, क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया। रुपीज पर्टिकुलर, बैलेंस भी नहीं बताइए मशीन का कितना है। वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस ले लीजिए, 6 लाख। व्हाट इज बैलेंस सीरी? 7 लाख ले लिया। ठीक है, क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब मुझे बताइए, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द कितना बोल रहा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द, याद है ना, इसमें पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन लिखा जाता है। 60,000 लिख दिया, दिस इज डन। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नहीं, हाँ क्या लिखा हुआ है कि मशीन बुक वैल्यू 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 50। देखिए भाई, बुक वैल्यू 90,000 है, बुक वैल्यू का मतलब डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है इसमें, तो 90,000 है, बुक वैल्यू कितनी है? 90,000 है, माइनस सेल कितना हो गया? सेल, सेल है 50,000 का, तो हमारे पास लॉस हो गया कितने का? 40,000 का। आ जाइए यहाँ पर, बैंक बोल के लिखते हैं सेल, कितने का सेल लिखेंगे? 50,000 का। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिखेंगे लॉस, लॉस कितने का? 40,000 का। मशीन का हिसाब किताब पूरा हो गया। कोई और इन्फॉर्मेशन तो डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है नहीं यहाँ पर। तो टोटल करिए भाई कितना बनता है? 6 और 5 11 4 15, 850 यहाँ, 850 यहाँ। बैंक बोल के क्या लिखेंगे? परचेज, परचेज कितने का? 2,50,000, बैंक बोल के परचेज 250। ये बैलेंसिंग फिगर है। आइए इस इंफॉर्मेशन को डालते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग इज यूजलेस,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन आया, यहाँ लिखूंगा क्या, प्लस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बताइए कितना लिखूंगा। आई पुट 60,000 यहाँ। डन। ये पार्ट हो गया। सेल आया तो कहाँ लिखूंगा, इन्वेस्टिंग के अंदर, प्लस सेल ऑफ मशीनरी। क्या गलत है, सेल ऑफ मशीनरी लिखेंगे 50,000 का यहाँ। डन। लॉस यहाँ लिखेंगे प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लॉस सेल ऑफ मशीनरी पे, 40,000 का, नॉट 4,000, 40,000 है वो। और परचेज यहाँ माइनस करके, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की, 2,50,000 की, ब्रैकेट में। आपका मशीनरी अकाउंट का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। नथिंग इज लेफ्ट। ऐसे ही करना था। दिस पार्ट इज डन। डाउट है कुछ। वी हैव सक्सेसफुली डन एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी। ठीक है जी। क्या आप लोग संभाल पा रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, एम आई मूविंग फास्ट। स्लो डाउन करें थोड़ा सा। नोट कर लीजिए आप पहले, ज्यादा आगे नोट कर लीजिए। डिबेंचर्स को आ जाइए आप। डिबेंचर इशू हुए थे 1 अप्रैल को। डिबेंचर की वैल्यू ढूंढो कितने की है भाई। 10% डिबेंचर, 2 लाख से 3 लाख हो गया। चलो, पहला काम मैं क्या करता हूँ, प्लस कितना डिबेंचर है भाई ये, 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स 1 लाख, तो आपको स्पेस छोड़ना चाहिए था ना। मैंने इसके लिए 4 लाइन नहीं बोली कभी भी। मैं 4 लाइन यहाँ बोलता हूँ, वहां नहीं बोलता 4 लाइन। कोई बात नहीं, स्क्वीज करिए आप चीजों को। इन्वेस्टिंग ऑफ, देख रहे हैं पहाड़ जैसा क्वेश्चन है, इतनी एडजस्टमेंट है, फिर भी 4 लाइनें छोड़ रहे हो। है ना, हेलीकॉप्टर उतारना जहां पर जीप उतार रहे हो तुम लोग। आगे चलें। कुछ नहीं हो गया, ऐसी फालतू बात बोलिए। अब आप देखिए डिबेंचर की वैल्यू 2 से 3 लाख हो गई। अब हमें इंटरेस्ट भी कंसिडर करना है। अब इंटरेस्ट कंसिडर करने के लिए देखना पड़ेगा भाई डिबेंचर कब इशू है। डिबेंचर इशू है 1 अप्रैल 2022 को। तो मतलब अगर डिबेंचर इशू है साल के शुरू में, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा क्लोजिंग वैल्यू पे। व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू, 3 लाख का 10%, 30,000। यहाँ लिखेंगे आप प्लस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, दैट विल बी ऑफ 30,000। और फाइनेंसिंग में चलेंगे, फाइनेंसिंग में आज जगह ही नहीं बची, माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर। कितने का इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, 30,000 ब्रैकेट में। ब्रैकेट में मत लिखना भूलना, ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो प्लस का पार्ट बन जाएगा। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, अब हमने डिबेंचर वाला पार्ट भी कर लिया। है ना। इस क्वेश्चन को देख के पता क्या फीलिंग आती है, ये दुख खत्म काहे ना होता वे। खत्म ही नहीं हो रहे एडजस्टमेंट्स यार, इतने सारे दे रखे हैं। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन हम अपने स्कूल के एग्जाम में 6 नंबर में देते हैं। छोटे से स्कूल में वैसे ही करते हैं। और बच्चे हमारे कितने सहनशील और बहादुर होते हैं, इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं, इसीलिए वो धुआं उड़ाते हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ऑन 31 मार्च 2023। अरे भैया देख लेना कहाँ लिखा है, पहले देख चल। आप उसी लिए कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। बाढ़ आ गई भाई यहाँ तो हाथ में। भाई देखें, अब सुनो। बेटा जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो तो आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ऑलरेडी बैठा दिया। तो बचा कौन सा वाला, नॉन करंट है। ठीक है। और नॉन करंट पे रेट भी दे रखा है, तो उसी को कंसिडर करेंगे ना। व्हाट इज योर डाउट नाउ। चलो करते हैं, करते हैं। ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स फॉर परचेज ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख में 31 मार्च 2023 को हुए, यानी कि साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे दिया जाएगा। ओपनिंग वैल्यू कितनी, 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। यहाँ लिखेंगे आप क्या, माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स, कितना लिखा जाएगा, 10,000, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा। रिजल्ट ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके क्या लिखेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स, कितने का, 10,000 का, ऐसे लिख दिया।
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी भी तो है, कितना बढ़ी, 1 लाख, वो माइनस कर देंगे क्या, परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी ऑफ 1 लाख, डन, खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी निपटा दिया। इंटरेस्ट अप्लाइड एडजस्टमेंट होती है, इम्प्लाइड, अप्लाइड नहीं इम्प्लाइड। अब आप देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 5 हो चुकी है, 5, 6, 7 सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। चलें, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना आनंद आएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इक्विटी कर चुके हैं, प्रेफरेंस कर चुके हैं। ऊपर बैलेंस शीट में टिक लगा दीजिए, पॉइंट नंबर 1 हो चुका है। रिजर्व सरप्लस पे नंबर 2 है। रिजर्व सरप्लस में पहला पार्ट क्या था, प्रीमियम, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीमियम भी have ऑलरेडी डन। दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, उसकी वैल्यू 2 से 4 लाख हो गई, आई राइट हियर 2 लाख, ये पार्ट भी हो गया। करंट ईयर का बैलेंस 4 लाख, प्रीवियस ईयर का 2 लाख, इंक्रीज कितना हुआ, 4 लाख, 2 लाख इंक्रीज हुआ, 2 लाख लिख दिया। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं बेटा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये भी हो गया। दोबारा बैलेंस शीट में चलें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को लेंगे, चलें जरा, डिवेंचर वो कर दिया क्या हमने, 2 लाख लिखा, कैसे लिखा, रिजर्व सरप्लस में जाओ, नोट्स में जाइए, सरप्लस दिख रहा है, कैन यू सी द सरप्लस ऑन द टॉप, सरप्लस कितना था, 4, 2, 2 से बढ़ गया ना, हाँ इसलिए ऐसा करा। चलो आगे चलते हैं। सर वो तो हम, 4 10 है। 4 कहाँ बढ़ा भाई, नहीं, मैं सरप्लस कह कितना रहा हूँ बढ़ा है, 4 10 है तो 2 10 बढ़ेगा ना। ओ बाबा जी, बाबा जी हम लोग ना फाइनल वैल्यू नहीं लेके चलते, इंडिविजुअल वैल्यू लेके चलते हैं। इंडिविजुअल बाबा भैया, मतलब? मतलब प्रीमियम अलग से लेके चलेंगे, सरप्लस अलग से लेके चलेंगे। अच्छा वो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और रजाई में ना आनंद आता है, सुख आता है। अरे सर टेबल पे हूँ सर। सुखासन में बैठा है लड़का, फोन के ऊपर चाय रख के। चलो आगे बढ़ते हैं। लिटरली जब हम छोटे थे, दूध लेने जाते थे, हम मतलब जो दिल्ली मिल्क स्कीम आरकेपुरम में हम रहते थे, उसके सामने वाले घर में एक बंदा बैठता था, बिल्कुल मतलब रिटायर्ड व्यक्ति, इतनी मोटी सी तोन उनकी। सुबह सुबह वो क्या करते थे, अपनी तोन के ऊपर कप प्लेट रख के ऐसे अखबार पढ़ रहे होते थे। ठीक है, ऐसे भी होते हैं लोग। और हमारी कोशिश रहती थी कि किसी तरह से अंकल को हिलाएं कि चाय कप गिरे नीचे। ठीक है, एक दिन कोशिश करी, चाय कप ऑलरेडी हिल गया, वो मरम्मत हुई उस दिन तो, हाथ मरोड़ मरोड़ के पीटा उन्होंने हमें, क्योंकि तोन पे गरम गरम चाय गिर गई। आइए देखते हैं। खुराफाती तो थे बचपन में हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। आगे देखें जरा, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू क्या हुई बताइए, 60 से कितनी हो गई, 140। ट्रेड पेबल के इंक्रीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, ट्रेड पेबल बताइए क्या करेंगे, प्लस ट्रेड पेबल 80,000 जोड़ देंगे। यार पूरा अस्तित्व महक रहा है मेरा। नेक्स्ट, टिकट हो गया, ट्रेड पेबल में कोई दिक्कत नहीं किसी को, अगले आइटम पे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, व्हाट आर रिलीफ, वी हैव ऑलरेडी डन इट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वी हैव ऑलरेडी डन इट। कब? क्या हुआ बताओ, अच्छा ये पूछ रहा कब किया, अबे किया तो, somebody saying कब किया, अरे किया भाई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हमने मशीनरी अकाउंट नहीं बना के कर लिया, इन्वेस्टमेंट को अभी थोड़ी देर पहले किया। somebody was saying कब किया, गौरिका ने शायद बोला था, या सुहानी ने बोला था, या लक्षिता ने बोला था, लक्षिता तो है नहीं खैर। सर मैंने ये नहीं देखिए, बोला। अच्छा कोई बात नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर चुके, करंट इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी अपने ठिकाने में बैठा चुके हैं। अब हमारे पास बच गया इन्वेंट्रीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, इंक्रीज हो गई, क्या करेंगे इसका, माइनस इन्वेंट्रीज, कितने से, 1 लाख से, डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। ट्रेड रिसीवेबल में नंबर 3 आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल में नंबर 3 क्या लिखा है, डेटर की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेटर्स। बाबा वीर, बाबा प्लीज, आप देख रहे हैं,
रॉबियर यहाँ पर नेट वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू लेके चलेंगे 1 लाख से। मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस वैल्यू लेके चलेंगे, नेट वैल्यू लेके नहीं चलेंगे। समझ नहीं आती तुमको? हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। कभी भी नोट्स टू अकाउंट्स की ग्रॉस वैल्यू लेके चलिए, नेट वैल्यू मत लेके चलिए। ऐसे ही कारनामे इन्होंने कल करे थे। मशीनरी माइनस एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर और नेट वैल्यू लेके आंसर निकलवा रहे थे मुझसे। नहीं करना है। अरे बाबा, डेप्रिसिएट डेटर माइनस प्रोविजन, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू नहीं कंसिडर करनी, ग्रॉस वैल्यू कंसिडर करनी। डेटर अपने आप में अलग आइटम है, प्रोविजन अलग आइटम है। अब सुनो, 2 लाख से 3 लाख बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। प्रोविजन कितना हुआ? 10 से 20 हो गया। प्रोविजन इज लाइबिलिटी, बढ़ना क्या करेंगे? ऐड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। लेकिन अगर कहता कि सारे डेटर गुड तो क्या होता? अगर बोलता ऑल द डेटर्स गुड तो क्या होता? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट होता। फिर ये यहाँ नहीं होता, कहाँ चला जाता वो? वहां उधर ऊपर, ऊपर चला जाता। Fine? हाँ फिर तो फिर हाँ, फिर हम यहाँ माइनस करते उसको। बोलिए, एक्स की बात। क्या डाउट है बताइए, मिलवा दें? एक मिलवाना तो बताओ। जब भी क्लास में कोई गेस्ट आएगा, एवरीबडी कौन आया कौन आया, मिलवा देता हूँ। काम कर लीजिए सर। क्यों करूंगा मैं? डेटर अलग वैल्यू, प्रोविजन अलग वैल्यू है। बाबा 90 क्यों लेके चलूंगा मैं? डेटर की ग्रॉस वैल्यू लो, नेट वैल्यू नहीं लेनी है कभी भी। बोला आपसे मैंने, जैसे मशीनरी और प्रोविजन होगा तो नेट नहीं लेनी है, ग्रॉस वैल्यू लेनी है। अरे हाउ कैन यू कंबाइन बोथ ऑफ देम? प्रोविजन अलग आइडेंटिटी का आइटम है, डेटर अलग आइडेंटिटी का आइटम है। मैंने पार्टनरशिप में बताते बताते मेरे सारे बाल सफेद हो गए कि भाई, डेटर की प्रोविजन की वजह से डेटर कम नहीं होते हैं। इट इज मेरली वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इक्विटी लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में ना दिखा के हमने क्या कर दिया, डेटर से माइनस करके दिखा दिया। लायबिलिटी का आइटम था इसलिए एसेट से माइनस हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि डेटर कम हो गए, नहीं। इट नेवर हैपेंस। यही माइंडसेट आपका डिसोल्यूशन में क्वेश्चन गलत कराता है। क्वेश्चन लिखता है डिसोल्यूशन में डेटर थे कितने के? 5 लाख के। प्रोविजन था कितने का? 1 लाख का। डेटर वर रियलाइज 40%। भाई लोग 4 लाख का 40% लिखाते हैं, जबकि लिखना 5 लाख का 40%। डेटर कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से माइनस नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड। बोथ आर डिफरेंट आइटम्स, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। तो यहाँ डेटर को डेटर की तरह ट्रीट करा, प्रोविजन को करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करा। खत्म, बोलिए। नहीं बाबा, वो तो सिचुएशन में। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना लेगी? प्रोविजन, तुमने बोला ना कोई भी प्रोविजन, यू कांट जनरलाइज थिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेगी? वो भी तो नहीं है। और सुनो, डिफरेंस हम कौन कौन से प्रोविजन में लेके चलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में और प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स में तो डिफरेंस लेके ही नहीं चलते। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन पेमेंट, करेंट ईयर का प्रोविजन एड, वी कांट टेक डिफरेंस देयर। लोग वहां भी डिफरेंस ले जाते हैं। अंडरस्टैंड? यू कैन टेक डिफरेंस ओनली फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर टैक्स में तो डिफरेंस लेके ही नहीं चलना आपने। पिछले साल का प्रोविजन टैक्स की पेमेंट, इस साल का प्रोविजन ऐड हो जाना है, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर हो या प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, ये दोनों न्यूट्रल वैल्यू ली जाएंगी। इन्हें माइनस करके आंसर नहीं लेके चलना आपने। अभी जैसे एक बच्चा ये बोल रहा था कि 190 और 90 लेके चल, नहीं, ये नहीं लेके चलना आप। डेटर अलग लिया, प्रोविजन अलग लिया। बोलिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अरे उससे पहले की तो इंटरेस्ट थी, वो कहाँ चलेगी? वो गुरुद्वारे दान दे आए, वो भी तो है। उसका क्या करोगे? उस पर देंगे ना, तो तुम्हारे पास पहले से उस पर तो दोगे। ऐसा करेंगे, चलिए ठीक है। तो दिस पार्ट इज डन। दोबारा वापस आ जाइए। अब हमने सब कुछ कर लिया, इस पे डाउट? अरे वो इसलिए करते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा होता ही नहीं। कौन सा ऐसा दुकानदार है जिसका पैसा नहीं डूबता? और एक साल आपका पैसा नहीं डूबा तो आपको तो दिवाली मनानी चाहिए। हालांकि पटाखे ना फोड़ना सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा, फिर जुर्माना लग जाएगा प्रॉफिट से ज्यादा। तो क्या करना है आपको? अगर आपके डेटर सारे गुड हो गए, साल के आखिर में तो पता चलता है, तो जो प्रोविजन बनाया वो तो बेकार हो गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया।
यहाँ जोड़ा और यहाँ नीचे जाके उसे माइनस कर दिया, इफेक्ट नलीफाई कर दिया। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं लिखा तो प्रोविजन विल एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट एज अ करंट लायबिलिटी का पार्ट। इंक्रीज होगा तो जोड़ देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, खत्म। क्या ठीक है, तब थोड़ी करेंगे कुछ यहाँ पर। अरे अगर आपके प्रॉफिट को रिड्यूस हुआ तभी तो ऐड बैक कर रहे हो, ठीक है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से आपका कैश फ्लो रुका या बढ़ा तभी तो कर रहे हो टच उसको। 10 पहले था, इस साल भी 10 है, तो ठेरना नहीं, कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं वो, क्यों पंगे करने उसमें। ऑल द आइटम्स आर डन। चलिए इसका टोटल करते हैं, व्हाट इज दिस टोटल? 0005, 3,05,000। ये कहाँ लिखा जाएगा आपका? 3,05,000 यहाँ लिखा जाएगा। हाँ जी। हाँ तो मैं देख रहा हूँ ना कि डिविडेंड का हिसाब किताब बनाएंगे ना, अभी रुक जाओ, मैंने इसलिए करा था, इसलिए हमने करके देखा पहले, फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे अभी। 10 कितना हो गया? 1,30,000 यहाँ पर हो गया, ये 10,000 यहाँ पर हो गया, माइनस करिए कितना आ गया? 4,25,000 आ गया। ये करेंगे कितना आया? 90,000 आया। ये कितना आया? हाँ, 2 लाख आया। और अब इधर करेंगे तो कितना वैल्यू आती है? 3,15,000। इज देयर एनी टैक्स इन द क्वेश्चन? नील। तो फाइनल वैल्यू कितनी आई? 3,15,000, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा कितना? 3,15,000। और क्या लिखा? क्या लिखा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आउटर कॉलम में डाल दिया 3,15,000, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वैल्यू ली कितनी हमने यहाँ पर? व्हाट इज दिस वैल्यू? टोटल बताइए कितना? 350 में से 2,90,000 नेगेटिव आया, 290,000 नेगेटिव आया। क्या लिखा? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लिख दिया। चलिए इसका टोटल करिए जरा, कितना आता है? हाँ, पक्का से? पॉजिटिव नेगेटिव? 75,000। 75,000 पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों का टोटल क्या 1 लाख आ रहा है? टोटल 1 लाख आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ मतलब अब हमारा आंसर पूरा हो चुका है वैसे। अब वो जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर करते हैं पहले तो। चले, दिस इज डन। अब हमारा आंसर जो है ना, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारे बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30 ज्यादा आ रहा है, ये 30 ज्यादा आ रहा है। वो 30 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या लिया? इंटरिम डिविडेंड ऑन किस पे डाल दिया? प्रेफरेंस शेयर्स पे डाल दिया, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन निकलने को मिल रहा है कि अगर आप ऑलरेडी डिविडेंड किसको दे चुके हो? किसको? प्रेफरेंस वालों को ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हो, तो फिर उन्हें इंटरिम नहीं देंगे। सुन पहले मेरी बात को ना भाई, दिया तो इसी साल ना, पेमेंट तो इसी साल चली गई, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, अगर देखिए आपके आंसर में क्या होगा, आपके यहाँ पर नंबर हिलने के चांस, यहाँ नंबर हिलने के चांस है, यहाँ तो नंबर नहीं इस पे, बाकी जगह फाइनल आंसर आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। बट कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो सकते हैं, तो टू बी प्ले ऑन सेफर साइड, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर हमने ऑलरेडी प्रेफरेंस को डिविडेंड नाम की चीज दे दी है, इंटरिम पे जब तक डिक्लेयर ना करें तब तक नहीं है। अच्छा मान लो अगर हमने प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया ही ना होता, कुछ भी ना दिया होता इंटरिम वाले को, फिर तो कुछ ना कुछ तो देना बनता है। बट इफ वी ऑलरेडी हैव गिवन समथिंग टू देम, तो दोबारा कंसिडरेशन में नहीं लेके चल रहे। दिस कंक्लूजन आई हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यहाँ निकाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई आपके सामने, कौन सा पार्ट हमने बढ़ाया था इसका? यहाँ से, इधर से बढ़ाया था ना ये वाला पार्ट, ये वाला। अगर मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ तो व्हाट इज माई वैल्यू हियर? 275 हो गई। अगर हमने 275 यहाँ करा तो क्या वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पर? 275 हो गई। अगर ये 275 हो तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 395। और फिर ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से करें तो? 30,000 कम करेंगे ना, क्या हो जाएगा? 85,000। ये क्या हो जाएगा? 285। ये क्या हो जाएगा? 285 हुआ। और फिर यहाँ ये इस जगह से, यहाँ से भी तो हटेगा इंटरम डिविडेंड, ये वाला, ये हटा यहाँ से।
तो ये वैल्यू कितनी हो गई अब आपके पास? 1,05,000। 45 कैसे हो जाएगी रे? वो नेगेटिव था 30,000। हाँ, माइनस करके था वो, अब 30,000 जुड़ गया इसमें, 1,05,000 हो गया। अब आप देखिए आंसर क्या दिख रहा है, नॉट स्मैशिंग। इस तरह से चल रहा है। हाँ, कैसे? हाँ, इक्विटी में तो नाम लेके बोला हुआ है। अगर ये क्वेश्चन नाम लेके बोलता कि इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो कोई पंगा ही नहीं था, फिर तुमने कर दिया। ऐसा करके चले। देखो, मैंने आपको बताया ना कि प्रेफरेंस इक्विटी के हिसाब से मोल्ड हो जाता है, लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं चलता ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंस होता है ओवर इक्विटी होल्डर के पास नॉर्मल डिविडेंड पर, नॉर्मल डिविडेंड पर। और इंटरम डिविडेंड में अगर मुझे क्वेश्चन क्लियरली, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, अगर ये क्लियरली बोल देता है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, इंटरम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, या सिर्फ इंटरम डिविडेंड ऑन शेयर्स बोल देता, इक्विटी ना बोलता, तो समझ लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर वो कहता है इंटरम डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो भाई शेयर में तो प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आ गए। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी, तो एक्सक्लूसिवली इक्विटी रखा, और क्योंकि प्रेफरेंस को दे रखा था इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया गया। दिस लॉजिक दे हैव अप्लाइड हियर। बोलिए। तो फिर दे देते, क्योंकि इन केस एनी डिविडेंड डिक्लेरेशन, उनको अगर नहीं मिला तो उनको राइट बनता है मिलने का, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मिल चुका था, इसलिए इस पार्ट को लेके चले। हाँ हाँ। ये अब आपको आइडिया है, अब तो आइडिया है आपको। हाँ, फिर तो लिखना चाहिए, यहाँ भी अजम्पशन लेके चलिए, आप लिख दीजिए। तो आपने देखा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें खूब सारे उल्टे तिरछे आड़े तिरछे एडजस्टमेंट थे, वो सक्सेसफुली, बिना किसी एरर के, बिना किसी को छोड़े हम लोगों ने करे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 5 क्वेश्चन अगर आप ऐसा करते हैं, पहले जितनी भी एडजस्टमेंट बनती है, जो एग्जाम में भी ये फॉलो करना, देखो आपका एक बार में आंसर मिलेगा, यू विल मैच। पहले एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, छोटे मोटे चीज निपटा लेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन करना क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता। देखे ना, ये कर चाहिए, ये कर लिया, ये कर लिया, छूटता ही नहीं कुछ भी। तो ये बोलिए, कौन सी वैल्यू लिखवाई थी? मैंने मैच, मैच हो गई ना अपने आप, मैंने मैच कहाँ करी? कुछ नहीं। ये और उसका टोटल 1 लाख आया, आ गया। तो ये हमारा काम अपने आप ही हो गया। पता है, मैं जब बोर्ड के पेपर चेक करता है, ये वैल्यू लोगों की गलत दिखती है हमेशा मुझे, पता नहीं क्या क्या मिला रखा होता है, बट दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। कर्सी देयर टीचर, कितना आसान है। इस साल मैंने नया चीज करने का तरीका सीखा, थैंक्स टू देयर टीचर। उन्होंने किसी बच्चे को बताया था कि ऐसा कर लो, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो हाँ, ये तो एक्यूरेट ही है हमेशा, इसमें गलत क्या है? अरे भाई, ये और ये का डिफरेंस तो यही होना है, रिकंसाइल ही तो वही कर रहे होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सो एट टू मेक इक्वल टू क्लोजिंग, वही तो है, यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका। चलिए, अब जरा बुक खोलिए दोबारा से। हाँ, अब हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेटिंग नहीं, तब यहाँ यहाँ इस जगह पे प्रीमियम लिखते हैं, क्योंकि रिजर्व की कैटेगरी में जाता है ना, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं उसको। आइए जरा देखें आप, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 37 करिए, पेज नंबर 4.107, क्वेश्चन नंबर 37। ये करिए फटाफट से। इसके अंदर ये कहता है आपसे बनानी है, आपको इन्वेस्टिंग बनानी है, आपको फाइनेंसिंग बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, और आई एम राइटिंग हियर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे। चलिए, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोला गया। पहला पार्ट प्लांट एंड मशीनरी, तो अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं इधर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो लोग इसे कर चुके हैं कुछ लोगों ने कर लिया होगा ना, उनका आंसर भी मैच कर गया होगा, है कोई ऐसा जिसने कर लिया?
मैं करवाता हूँ, रुक जाओ अभी। जो लोग कर चुके हैं ना, वो 31 करेंगे। 31, 31 करेंगे उसको। बाकी लोग मेरे साथ देखें 37। यहाँ देखिए, इधर देखिए, डेबिट है क्रेडिट है। बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी हियर? प्लांट एंड मशीनरी का 850 और 10 लाख, 10 लाख कर दिया। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि डिप्रिसिएशन चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया कितने का? 50,000 का। आपको डिफरेंस मालूम है पार्ट ऑफ मशीन का और फुल मशीन के डिप्रिसिएशन में? ठीक है। बुक वैल्यू कितनी थी आपके पास क्वेश्चन में? 60,000। सेल कर दी कितने में? 40,000 में। लॉस कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। तो बैंक बोल के कर दिया सेल, सेल इज ऑफ 40,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिख दिया लॉस, कितने का? 20,000। और तो कुछ बचा है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। व्हाट इज दिस वैल्यू? 10, 11, 10, 11, 10। बैंक बोलकर परचेज कितने की? 260 की। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, बताते चलिए। ऑपरेटिंग में जाना था, डेप्रिसिएशन करना नहीं है। सेल कहाँ चला गया? इन्वेस्टिंग के अंदर, प्लस सेल ऑफ मशीनरी कितने की? 40,000 की। गॉट इट। माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की? 2,60,000 की। और लॉस को हमें करना नहीं है, परचेज हमने कर लिया, खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ जाना नहीं है। इन्वेस्टिंग में इसका रोल था, फाइनेंसिंग में इसका कोई रोल नहीं है। पहला पार्ट पूरा खत्म हुआ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से 40 हो गए। कुछ लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नीचे कहीं? कुछ नहीं लिखा, ये बेच दिया आपने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन, अरे भाई घट गए, अच्छा बढ़ गए, सॉरी, उल्टा देखने की आदत पड़ी हुई है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, द वैल्यू इज इंक्रीज्ड 60,000, ब्रैकेट में, ब्रैकेट यार इधर ही लिखते, नीचे ज्यादा अच्छा रहता। माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 60,000। चलो आगे चलते हैं। लैंड एट कॉस्ट लिखा है, लैंड एट कॉस्ट ही होगा, लैंड डिप्रिशिएबल नहीं होता, मालूम है ना आपको। लैंड पे कोई एडजस्टमेंट है? लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन, बनाना चाहो तो बना सकते हैं, लैंड अकाउंट बना लेते हैं। लैंड अकाउंट, व्हाट इज बैलेंस बीरी? लैंड की बैलेंस बीरी कितनी है? 1 लाख। लैंड की बैलेंस सीडी कितनी है? 2 लाख। लैंड बेचा ना आपने? लैंड बेचा? अरे यार क्यों उल्टा लिख रहे हैं? 2 लाख और 1 लाख, सॉरी वो गलत होता है। लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख 1 लाख। लैंड कितने में बेच दिया? लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। दोबारा देख, अब देखना जरा क्वेश्चन में, 60,000 है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के हम गेन यहाँ लिखेंगे, गेन। गेन कितने का? 60,000 का। ये वैल्यू कितनी होगी? 260। ये वैल्यू कितनी होगी? 260। बैंक बोलकर सेल, सेल कितने की आ गई बताइए? 160 की। तो हमें यही चाहिए था, गेन हमें मिल गया, सेल हमें मिल गया। गेन का हमें कुछ नहीं करना, सेल हम यहाँ लिख देंगे प्लस। सेल ऑफ लैंड कितने का? 160 का। गेन जो था, गेन वो तो ऑपरेटिंग का पार्ट था ना। भाई तुम ऑपरेटिंग बना रहे हो यहाँ, पहले बताओ, अब छोड़ दो इस पे। वहाँ अकाउंट देखना, तुम्हारे सामने बना हुआ है, अकाउंट दिख रहा है बना हुआ। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, गेन डेबिट साइड में डाला तो सेल्स प्राइस निकल आया ना, सेल्स लिख दिया। 2 से जब 3 हो जाए समस्याएं बढ़ जाती हैं, हाँ ध्यान रखो इसका। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख 20 से 30 हो गया, कुछ है इक्विटी शेयर पे? हाँ मतलब वो बाकी चीजें, हाँ प्लस प्लस प्लस। इक्विटी शेयर्स कितने का हो गया? 10 लाख से बढ़ गया। अब देखते हैं इक्विटी पे क्या क्या लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर बाद में छोड़ दीजिए। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अब यहाँ साफ साफ लिखा है डिविडेंड ऑन इक्विटी प्रेफरेंस लिखा हुआ है।
31 मार्च 2020 वो देना था, नील था। लेकिन 31 मार्च 2023 का प्रपोज था, इक्विटी पे कितना, 10% था। आइए देखते हैं इसको जरा। अब मुझे बताइए, डिविडेंड जो है 31 मार्च का, क्या वो इक्विटी पे हो चाहे प्रेफरेंस पे हो, उसका तो कंसिडरेशन में कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि करंट ईयर का प्रपोज क्या बनता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का कोई रोल ही नहीं है। प्रीवियस ईयर का तो नील था, उसका कुछ करना नहीं है। तो डिविडेंड तो भूल जाए, डिविडेंड में कुछ नहीं करना। क्या किया किसी ने डिविडेंड में कुछ? अरे डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाले को तो आप पेमेंट मान के चलते हैं ना। करंट ईयर वाला डिविडेंड तो प्रपोज होता है, और वो एजीएम में पास भी नहीं हुआ अभी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं, रुक जाओ, पहले देखते हैं, होल्ड करते हैं, रुक जाइए, पहले इस बात को पूरा कर लें। फॉर द ईयर 31 मार्च 2023, proposed dividend on equity share was 10%। हाँ, तो फिर क्या किया, फिर तुमने देखे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो और मैं क्या बोल रहा हूँ, ना इक्विटी पे ना प्रेफरेंस पे। भाई डिविडेंड अगर पिछले साल का होता तो ही तो कंसिडर करता उसे मैं। डिविडेंड इस साल है, चाहे वो इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, कंसिडर ही नहीं होना उसने। हट गया सीन से। एडजस्टमेंट नंबर 5 बेकार हो गई है, इसका कोई यूज नहीं है। अब दोबारा ऊपर चलते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कितनी हो गई है, 2 से घटकर 1 लाख हो गई है। माइनस रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना, 1 लाख, ब्रैकेट में। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट देख लीजिए आप। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ कितना, 5%। अब ये प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा इधर। प्रेफरेंस शेयर्स आपके प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ठीक। कितना प्रीमियम बताइए, 1 लाख का 5% कितना बनता है, 5,000 ना। तो मैंने आपसे कहा था यार, इक्विटी शेयर्स आपके बढ़ रहे हैं, प्रीमियम भी बढ़ रहा है आपको, तो प्रीमियम भी तो दिखाना चाहिए था कहीं पर। चलो मैं लेके चलूँ, रुक जा। इससे ना जल्दी कंक्लूजन पे ना जाओ, सुन लो बात को पहले। देखिए यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट फंस रहा है। सबसे पहले आप लेके चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम ऑफ 5%। 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। माइनस कर दिया क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। आई राइट 5,000 यहाँ से। या कोई भी कंडीशन हो, याद है ना मैंने बताया था आपको, प्रेफरेंस पर अगर प्रीमियम है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब अब सिचुएशन ये आती है कि क्या वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, वो पहले कभी मतलब प्लान था या अनप्लान था। अगर प्लान था तो एक ही जगह जाना चाहिए। अगर अनप्लान था तो दो सिचुएशन, या तो वो प्रीमियम आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाल कर माइनस किया, और यह कहाँ से किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होता तो ऑपरेटिंग में जाता। मेरे पास प्रीमियम दिख रहा है कितने का, 1 लाख रुपए का। मेरे प्रीमियम की वैल्यू 31 मार्च 22 को थी जीरो, कितनी हो गई 2023 की, 1 लाख रुपए की। तो अब मेरे पास तो कोई क्लू है ही नहीं, ना ही प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वैल्यू भी नहीं गिवन है, ताकि मुझे पता चलता कि ऑलरेडी वो अकाउंटेड था या नहीं था। वो भी नहीं मेरे पास है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास है बस 1 लाख रुपए का, ठीक है। और यहाँ बोला प्रीमियम और रिडम्पशन। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये अनप्लान था, तो देर आर टू पॉसिबिलिटी। या तो मैं इसे प्रॉफिट से माइनस करूं, प्रॉफिट में मैं क्या करता, जाके एड बैक करता उसे। और यहाँ फाइनेंसिंग से माइनस प्रॉफिट दिखता नहीं, मेरा मेरा काम यही खत्म हो जाता। या मैं मानूं क्या किया मैंने, प्रीमियम को यूटिलाइज कर लिया। किसे यूटिलाइज कर लिया, प्रीमियम को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख प्रीमियम मुझे दिख रहा है, वो बेसिकली कितना था, 1,05,000 था। 5 माइनस करने के बाद की वैल्यू थी। हाँ, तो भाई अगर अनप्लान्ड है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की दो जगह एंट्री जानी है ना। एक फाइनेंसिंग आउटफ्लो डन, और दूसरा या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जुड़ता, या प्रीमियम से माइनस होता। बोलिए, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाली कंडीशन आती है तो ऑपरेटिंग में जाती है, वो हम बना नहीं रहे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ ट्रायल मैं मान के चलता हूँ कि चलो हमने प्रीमियम से एडजस्ट कर लिया होगा। तो जो प्रीमियम आपका 1 लाख का दिख रहा है एक्चुअल में, ये तो साल के आखिर में दिख रहा है। और ये प्रीमियम जो दिख रहा है ऑब्वियसली क्या माइनस करके दिख रहा होगा, माइनस करके। तो प्रीमियम की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी,
1,05,000 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, यहाँ इस तरफ प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, कितने का, 1,05,000 माइनस 5,000 करके, देन आई राइट इज 1,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अनप्लान्ड रिडम्पशन ऑफ इसका प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम, ये दो इफेक्ट, प्रीमियम से माइनस हुआ और आउटफ्लो हो गया, ऐसा करके दिखाया मैंने। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वाला लेके चलूं तो कुछ नहीं, फिर यही दिखाना था। मतलब इन बोथ केसेस प्रीमियम की वैल्यू में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, अपने आंसर को ऐसे लेके चलते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन फिर शब्द दे रखा होता है मेरे पास, रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट खुला होता ना फिर तो, अगर प्लांट होता तो, नहीं होता, लॉस तो उसी समय राइट ऑफ हो जाता। प्रीमियम और रिडम्पशन आपका नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बन के पड़ा होता। बोलिए सानी साहब। नहीं बाबा, हमने कहाँ करा, हमने तो 1 लाख को 1 लाख ही रखा ना, टच कहाँ करा। हमने तो ये बोला कि 1,500 था, माइनस करने के बाद की वैल्यू। मैंने तो ऐसा करके दिखाया ना। मैंने मैंने 1 - 5 थोड़ी 95 थोड़ी लिखा। किसका? हाँ, सिक्योरिटी पर 1,500 लिखा, लिखा, लेकिन उसमें से 5,000 माइनस भी तो कर दिया, इफेक्ट तो नलीफाई कर दिया उसके। चलिए आगे देखें जरा इसको, अभी देखिएगा और क्लियर करके चीजों को। अब हमने क्या कर दिया, इक्विटी कर दिया, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में कुछ बचा है, नहीं बचा। सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया, 10%, डिवेंचर में कोई फर्क नहीं था, लेकिन डिवेंचर का हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10% कितना बनता है, माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कितने रुपए का, 1 लाख का, ब्रैकेट में। और अब आप देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है, मिलता है नहीं मिलता, देखें जरा क्या बनता है। व्हाट इज दिस वैल्यू, क्या 860 है, माइनस कर दिया 167, कितना बना वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, क्या बात कर रहे हो, 8,60,000 में से 160 चला गया। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, 60,000 है, 320, और 2 लाख, 120 क्या हो गया, नेगेटिव, क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस तरफ चले जरा, क्या दिखती है वैल्यू, 2 लाख, 2 लाख चला गया, अभी क्या बच रहा है, ये तो, अच्छा ये तो 10 लाख है यार, सॉरी सॉरी, दिस इज 10 लाख, 11 लाख चला गया, 2 9, दिस इज 8,95,000, इस तरह से लिया, आपका आंसर मैच कर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। यस बोलिए। नहीं, नॉर्मल नॉर्मल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की तरह। मैं चाह रहा था जो क्वेश्चन दिखाना वो कहाँ चला गया। 31 करिए फटाफट से पहले, करते चलते हैं, आज करते चलते हैं क्वेश्चन, खूब सारे करते हैं। छोटे बच्चों की क्लास 6 बजे तक करते हैं, चलो। मैथ्स के टीचर के पास जाके आप बैठते हैं 4 4 5 5 घंटा, मेरे पास नहीं बैठता कोई भी। अब बोलिए। क्योंकि बैलेंस मेरी चूल्हा गिवन है, पढ़ो जरा ऊपर डेट क्या दे रखी है, नालायक है। कोई नहीं आता तो नहीं आता। हमें बोला है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ हमने लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, यहाँ लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, थोड़ा ऐसा कर लिया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है भाई, 750। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी है, ठीक है,
तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है भाई? 75,000। माइनस कहीं नीचे जाके, माइनस कहीं टैक्स पेड नीचे जाके करेंगे, टैक्स पेड नीचे। तो टैक्स की 75,000 फिगर थी यहाँ पर। रिफंड कितना दे रखा है क्वेश्चन में? रिफंड नहीं, नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखा था, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बैलेंस बीडी 75,000, बैलेंस सीडी 75,000। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टैक्स पेड, बैंक बोल के टैक्स पेड 75,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन 75,000 ही तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो क्या करेंगे हम लोग ने? 75 वहां भी लिखा और यहाँ भी लिख दिया। तुम रिफंड बोला था ना कोई बच्चा, इसमें रिफंड कहाँ से आ गया? ये रिफंड क्या बोल रहा था जबरदस्ती? देयर इज नो रिफंड हियर। ऐसे 75 आउटर कॉलम में लग दिया उसको। ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी हो गई? 375। अरे हम पूरा कैश फ्लो थोड़ी बना रहे हैं। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू, ट्रेड पेबल्स, ठीक है भाई, ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो चुकी है? हाँ, तो मैं यहाँ प्लस थोड़ा नीचे करके प्लस कर देता हूँ। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने के? 275 बढ़ गए। अच्छा, करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज, करंट असेट्स की वैल्यू माइनस हो रही है कितना? 1,50,000 ब्रैकेट में कर दिया। और चलिए आगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे आ गए। अब इस पे अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बना लिया। और यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लिया। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है, तो मतलब आई मस्ट डाउट ऑन माई कैपेबिलिटीज। मैं आपको ढंग से नहीं समझा पाया। अभी रह कहता यस यू डू। तो कितना हो गया ये? 21,25,000। ये बैलेंस सीडी कितना हो गया? 23,30,000। दिस इज डन। और प्रोविजन कितना है यहाँ पर? बैलेंस बीडी, इट इज 10,62,500। व्हाट इज बैलेंस सीडी? 11 lakhs। ऐसे करके, ऐसे करके। अब आपसे कहते हैं कि मशीन की बुक वैल्यू, यहाँ कहीं कर लेते हैं इसे। बुक वैल्यू कितनी है भाई? 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना कहते हैं आपसे ये? 162,500। हाँ यार, वो तो करना ही नहीं ना फिर। बुक वैल्यू का मतलब ऑलरेडी माइनस है। हाँ, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। इधर, इधर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ लिखेंगे 162,500। गॉट इट? यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि पार्ट का डेप्रिसिएशन था ये, यहाँ लिखा। वहां बुक वैल्यू कोई बात नहीं, माइनस सेल कितना बोले? लॉस, माइनस लॉस 20,000। तो सेल्स कितने का आ गया? सेल्स 80,000 इज योर सेल्स। ठीक है जी। तो यहाँ, यहाँ पहले मैं लिखता हूँ क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखूंगा मैं? 162,500। बैंक बोल के लिखूंगा सेल कितना? 80,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिखूंगा क्या? लॉस कितना? लॉस, लॉस वॉज व्हाट? 20,000। ये हो गया लॉस। अच्छा, ये वाली वैल्यू करिए टोटल, इसका कितना बोला? 11 लाख। और ये एक 162,500, टोटल कितना बनता है ये? 12,62,500 यहाँ लिखा। 12,62,500 यहाँ लिखा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 2 लाख। पक्का से? चलिए, अब इन वैल्यूज को डाल देते हैं। यहाँ कर देते हैं प्लस डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
कितने का डिप्रेशन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बताइए? 2 लाख। ठीक है, सॉरी प्लस होना है, माइनस थोड़ी होना है। ऊपर से वैल्यू उठाइए। इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेल कितने की हो रही है भाई? 80,000 रुपए की। इसको पूरा करो जरा, ये वैल्यू कितनी आती है पूरा करिए। यहाँ पर बैंक बोल के परचेज निकालिए, कितना है परचेज? 67,500। ये टोटल कितना बना है टोटल? 0, 0, 5, 12, 6, 2, 8, 1, 9, 4, 1, 5, 25,92,000 ऐसे करके। देखो भाई, ये हमें यूज नहीं करना है, ये हमें यूज नहीं करना है। ओपनिंग यूज नहीं करना है, ओपनिंग ये हमने ऑलरेडी यूज कर दिया। ये ओपनिंग क्लोजिंग यूज नहीं करना है। सेल हमने यूज कर लिया। लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितने का? 20,000 रुपए का, ये भी लिख लिया। और परचेज प्लस ये था माइनस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज ऑफ 4,67,500 का कर दिया। अब क्या बचा नीचे करने के लिए? टैक्स भी कर दिया, प्रॉपर्टी सब कुछ तो कर दिया। क्या रह गया? लो, ये 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 टोटल कितना है आपके पास? 0, 0, 0, 5 आया। और कितना हो गया? 825। और इन सबका टोटल कितना बना? इन सबका टोटल कर लीजिए यहाँ पर एडजस्ट करके। तो इसका टोटल कितना बन गया? 220। इसका टोटल कितना बन गया? इसका टोटल कितना बना? 50 माइनस कर दें। 0, 0, 0, 5 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 बचा, एक 125। फिर फाइनल कर दूं तो कितना आता है? देखो यार कितना है यार, 10 लाख। ये 11 लाख। फिर माइनस कर दिया 75 तो कितना आता है? 10 लाख। ये बनता है क्या आंसर में? क्या अलग है? नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 0, 0, 5, 87। बस आपका आंसर हो गया। थोड़ा स्ट्रक्चर लिख देते तो और अच्छा लगता, नहीं लिख रहे। टाइम कम हो तो ऐसा लिख दीजिएगा, टाइम होगा तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख दीजिएगा। हाँ, सीडी, बैलेंस सीडी। क्या? अब बुक में है तो सही वैल्यू, बुक में वैल्यू है बेटा, बुक में कितनी है? 11 लाख है। हो गया। क्या? टैक्स का ट्रीटमेंट कुछ नहीं। आपने ओपनिंग टैक्स बनाया, आपने क्लोजिंग बनाया, आपके पास टैक्स पेड दे रखा था, तो प्रोविजन मेड निकल आया। एक मिनट रुक जा, पहले रुक जा। ये वैल्यू कितनी हुई भाई? 1.5 लाख। 1.5 लाख। ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड निकल आया। टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बताया था। हालांकि ये सारी वैल्यू कॉमन थी इसलिए हम प्लस माइनस करके कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो। जब ओपनिंग क्लोजिंग के साथ तीसरी इंफॉर्मेशन बोलो तो जब 2 से 3 हो जाए तब बनता है। हर बार ये तो बोला अकाउंट कब बनेगा? ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए आपको। ऐसा करा। ठीक है जी। देखिए, अ, किसी भी चैप्टर में पढ़ाने लिखाने की कोई सीमा नहीं होती है। देर इज नो एंड लिमिट टू दैट। ये आपका अपना एफर्ट है कि आप कितना गेन कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अब मैं इसको यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के पास होल वेंसडे, होल थर्सडे, होल फ्राइडे, होल सैटरडे है और होल संडे भी है। क्या चीज? मैंने बोला ना 21, 22, 23 को आई एम नॉट हियर। तो इन्हें प्रैक्टिस करिए। आपको जो पूछना है पूछिए, मैं उधर में। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।